चलिए ध्यान दीजिए। तो आज आप लोगों को बताएंगे अध्याय 3 क्लास 10 किताब है डॉक्टर मनोहर रे। क्लास 10 डॉक्टर मनोहर रे की बुक का अध्याय 3 से आज आप लोगों को पढ़ाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर नहीं है, चरों है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान दीजिए, दो चरों वाले, दो ठो चर रहेंगे। चर और अचर, चर तथा अचर ये दो शब्द हैं। चर और अचर, अचर का मतलब जिसका मान न बदले, सीधा सीधा समझिए। जिसका मान न बदले उसको अचर कहेंगे। चर का मतलब अंग्रेजी में उसको वेरिएबल कहते हैं, जिसका मान बदलता रहे। एक तरह से आप जितने अक्षर हैं उनको चर कह सकते हैं, चाहे वह अंग्रेजी का अक्षर हो एक्स वाई जेड ए बी सी, या हिंदी का लेटर हो क ख ग, या लैटिन भाषा हो अल्फा बीटा गामा, यानी किसी भी भाषा का कोई भी अक्षर हो उसको चर आप कहिए। और किसी भी भाषा में गिनती लिखी गई हो, अंक लिखा गया वो अचर होगा। 1 2 3 4 ये सब अचर है। दो का मान कभी नहीं बदलेगा, दो को दो ही बोलेंगे। दो का मान 4 नहीं हो सकता है, 3 का मान 9 नहीं हो सकता है, 3 को 3 ही बोलेंगे, कहीं भी लिखा जाएगा। लेकिन जो अक्षर है एक्स वाई जेड ए बी सी क ख ग य र ल अल्फा बीटा गामा, इनका मान बदल सकता है। हो सकता है कोई सवाल आप लगा रहे हैं उसमें एक्स का मान 2 आया है, कोई ऐसा सवाल है जिसमें एक्स का मान 3 आ गया। हो सकता है कहीं एक्स का मान 0 आ जाए, कहीं एक्स का मान 100 आ जाए। तो एक्स के मान अलग अलग हो सकते हैं, बदल सकते हैं। जिनका मान बदलता हो उनको आप कहेंगे कि ये चर है, जिनका मान न बदले उसको कहेंगे अचर। तो कितने चरों वाला समीकरण आपको पढ़ना है? दो चरों वाला। दो ठो इसमें चर रहेंगे, यानी दो ठो अक्षर रहेगा। एक्स वाई हो सकता है, य र हो सकता है ए बी हो, कोई भी अक्षर रहेगा। इस पाठ में दो चरों वाले रैखिक समीकरण में तो दो ही ठो अक्षर होगा, केवल दो ठो होगा, और उन्हीं दोनों का मान निकालना होगा। तो दो चरों का मतलब समझ में आया? दो ऐसे अक्षर होंगे जिनका नाम अलग अलग होगा, एक ही तरह के अक्षर नहीं होंगे। जैसे एक्स अलग है, वाई अलग है, यह अलग रहेगा, र अलग रहेगा, ए है बी है, ये नहीं कि एक्स एक्स, तब दो चर नहीं कहेंगे, तब तो एक ही ना हुआ। दो ढंग के अक्षर होंगे, दो अलग अलग अक्षर होंगे, तो उनको बोलेंगे दो चर। दो चरों वाला रैखिक शब्द आया है, रैखिक, इसको अंग्रेजी में लीनियर बोलते हैं। लीनियर, रैखिक समीकरण। रैखिक का सीधा सीधा मतलब आप समझिए ऐसा अक्षर जिसका घात एक हो, एक से ज्यादा नहीं। कुछ भी ना लिखा हो तो क्या आप बोलेंगे? इसका घात कितना है? एक है। इसका घात कितना है? एक है। एक्स का घात एक है, वाई का घात एक है। लीनियर मीन्स
हैविंग पावर ओनली वन, केवल उसका घात कितना होगा, एक होगा। अगर घात 2 हो गया तो यह लीनियर नहीं कहा जाएगा, रैखिक नहीं कहा जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा द्विघात, माने 2 घात वाला। अगर इसका घात 3 है तो अभी हो जाएगा त्रिघात। अगर इसका घात 4 है तो इसका नाम हो जाएगा चतुर्थ घात। अब उसको रैखिक नहीं कहेंगे, एक घात रहेगा तो एक घातीय कह सकते हैं या उसको रैखिक भी कह सकते हैं। तो जब ही कहा जाए रैखिक तो आप समझ जाइएगा कि जो भी चर होगा उसका घात कितना होगा, एक होगा। तो रैखिक पढ़ना है, रैखिक एक घात वाला पढ़ना है। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, युग्म माने जोड़ा। 2 ठो समीकरण रहेगा, युग्म का मतलब 2, सीधा सीधा समझिए। पेयर, पेयर माने होता है जोड़ा, यानी 2 ठो समीकरण का जोड़ा रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए 2x + y = 9, यह एक ठो समीकरण हो गया। समीकरण क्या चीज है, समीकरण शब्द भी आया है ना। समीकरण एक चर या 2 चर को जोड़ करके या घटा करके लिखा जाए तो उसको कहेंगे समीकरण। एक चर, अगर एक चर है और इसको जोड़ा गया है किसी अचर के साथ, या घटाया गया है या भाग दिया गया है या गुणा किया गया है, तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। यह समीकरण हो गया, इसी को समीकरण कहेंगे। यहाँ जोड़ा गया है, 2 चरों को जोड़ा गया है, इधर एक चर है, तो इस तरह की जो व्यवस्था, इसको क्या बोलेंगे, समीकरण। तो समीकरण युग्म यानी कै ठो समीकरण रहेगा, 2 ठो। x + 2y = 1, ये 2 ठो समीकरण हो गए। इसी को बोलेंगे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। सारी बात इसमें आ गई। 2 चरों वाला, 2 ठो चर हो गया। रैखिक, सबकी घात एक एक, रैखिक हो गया। समीकरण, समीकरण हो गया। युग्म, यही हो गया 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ये आपके पाठ का नाम रखा गया है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी के विषय में पढ़ना। पढ़ना क्या है, तो जो 2 ठो इसमें चर हैं x और y, इनका मान निकालना है। 2 चर जो दिए गए हैं इनको हल करके इनका मान पता करना है। अब इनका मान पता करने के कई तरीके हैं, जिसमें से आपको 3 तरीके पढ़ने हैं। इन तीनों तरीकों को एक शब्द में कहा जाता है बीज गणित की सहायता से समीकरणों को हल करने का नियम। बीज गणित की सहायता से, बीज गणितीय नियम, क्या बोलेंगे, बीज गणितीय नियम। इन समीकरणों को हल करने का बीज गणितीय नियम क्या है, बीज गणितीय विधि क्या है, बीज गणित की विधि क्या है। तो बीज गणित की विधि से 3 तरह से इनको हल किया जा सकता है, और आपको तीनों तरीका पढ़ना है। वे तीनों तरीके क्या हैं, पहले उनको आप जान लीजिए, उनका नाम क्या क्या है। तो जो पहला तरीका है, एक चीज और आपको बताते चले, इसको युगपत समीकरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, युगपत समीकरण। ये भी ख्याल कीजिएगा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को थोड़े से शॉर्टकट में युगपत समीकरण भी कहा जाता है। युगपत, युगपत समीकरण, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अब आ जाइए मुख्य टॉपिक पर। हम बताने जा रहे थे कि बीज गणित की
विधि से इनको कैसे हल करेंगे और बीज गणित की कई ठो विधि है हल करने की। तो बीज गणित से हल करने की पहली विधि है, इसको कहा जाता है विलोपन विधि। विलोपन विधि पहली विधि है। दूसरी विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधियां बीज गणित की विधि बोली जाती है। तीनों बीज गणित के आधार पर बनाई गई है। इन तीनों विधियों से आपको इस चैप्टर में सवाल लगाना है। तो विलोपन विधि से कैसे लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से कैसे लगाएंगे, वज्र गुणन विधि से कैसे लगाएंगे, एक एक करके बता रहे हैं, समझिए। पहले आपको बता रहे हैं विलोपन विधि। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समझ में आ गया। दो ठो चर रहेंगे, उनका घात 1 होगा, दो समीकरण रहेगा, उनको हल करके जो उसमें चर राशि है उसका मान पता करना होगा। अब उनका मान पता करना कैसे संभव है, तो इसके लिए आपको बताए कि बीज गणितीय विधि से उनका मान प्राप्त करना संभव है, जिसमें 3 विधि हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। अब आपको बताएंगे कि विलोपन विधि क्या है और इससे कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में, विलोपन का मतलब समझ रहे हैं? विलोपन, विलोपन शब्द का मतलब क्या है? विलुप्त का मतलब समझते हैं? विलुप्त गलत सही जो जानते हैं बताइए। विलुप्त का मतलब क्या समझती हो? नहीं, अरे नहीं, बोलते हैं कि कई महीने से विलुप्त है, नजरे नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया है। 1 महीने के बाद क्लास में आ रहे हैं, कहाँ विलुप्त थे, मतलब गायब, छुप जाना, गायब हो जाना। विलुप्त का मतलब उसी शब्द से बना है विलोपन। विलोपन विधि यानी इस विधि में किसी को गायब कर देना है। गायब का मतलब सवाल से उसको जबरदस्ती हटाना नहीं है, हल करने के लिए किसी न किसी को हम खत्म कर देंगे, गायब करेंगे। तो गायब कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स की भाषा में उसको विलोपन करना बोलते हैं। तो कैसे विलुप्त करेंगे, कैसे उसका विलोपन करेंगे? तो पहली विधि है आपका विलोपन विधि। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जहां समझ में नहीं आएगा आप बताएंगे। एग्जाम्पल 2x minus y is equal to 3, x plus 3y is equal to 2। ये दो समीकरण दिए गए हैं। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको सेकंड। इक्वेशन का मतलब समीकरण, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब ख्याल कीजिए विलोपन विधि में करना क्या है, ये आपको सीखना है। विलोपन विधि में किसी एक चर राशि को काट देना है, गायब कर देना है, विलुप्त कर देना है, इसको खत्म करना है। तो गणित में काटने के लिए या समाप्त करने के लिए क्या नियम बताया गया है? जिसको जिसको काटना हो दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तभी वे कैंसिल होंगे। अगर बराबर हैं और उनका चिन्ह एक ही है तब नहीं कटेंगे, उनका चिन्ह भी अलग अलग होना चाहिए। बराबर होना चाहिए और चिन्ह
अलग अलग होना चाहिए तो वे कट जाएंगे। तो ऐसा देखिए दोनों समीकरणों में कोई चर है जिसका आपस में मान बराबर है और चिन्ह अलग अलग है? ध्यान से देख लीजिए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। x भी अलग अलग है, y भी अलग अलग है। x यहाँ 2x है, यहाँ x है, अलग अलग है। यहाँ y है, यहाँ 3y है। न तो मान बराबर है और न तो चिन्ह बराबर है। इन दोनों का चिन्ह तो बराबर है प्लस प्लस, इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है। गायब करने का तरीका बताया कि चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए। तो चिन्ह तो यहाँ अलग अलग है लेकिन मान गड़बड़ है। यहाँ 3y है, यहाँ एक ही y है। यहाँ अगर चिन्ह अलग अलग है तो मान भी अलग अलग है। सॉरी, चिन्ह एक ही है, मान अलग अलग है। यानी गायब करने में कुछ भी इसमें नजर नहीं आ रहा है जिसकी सहायता से आप गायब कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गायब होगा कैसे, कैसे विलोपन करेंगे, कैसे इसको समाप्त करेंगे? तो इसके लिए कायदा बताया गया है कि जिसको आपको गायब करना है उसका दोनों समीकरणों में मान बराबर कीजिए। तो किसको गायब करना चाह रहे हैं आप लोग बताइए, तो हम फिर आगे चलें। x को गायब किया जाए कि y को? बोलिए, किसको गायब करना चाह रहे हैं? अरे y को। चलिए y को गायब करना चाह रहे हैं। तो यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ भी अगर 3 किसी तरह से ले आ दें तो बराबर हो जाएंगे। तो किसी तरह से ले आने का मतलब जबरदस्ती नहीं, उसका नियम है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ले आने के लिए समीकरण नंबर 1 में 3 से दोनों साइड में गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। बस समझ रहे हैं? और जब 3 आ जाएगा तो फिर यहाँ चिन्ह माइनस है, यहाँ प्लस है, चिन्ह अलग अलग हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बस समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि हम y को नहीं गायब करेंगे, x को गायब करेंगे, तो यहाँ x का गुणांक 2 है। गुणांक माने गुणा वाला अंक 2 से गुणा है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो x गायब हो जाएगा। तो y को गायब करने के लिए बोले हैं, चलिए y को गायब कर रहे हैं। अब लिखने का तरीका क्या होगा? समीकरण 1 में 3 यहाँ चाहिए ना, यही 3 यहाँ चाहिए ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा कीजिए, तो द्वितीय 6 माइनस 3 कन्नम 3 इज इक्वल टू 3 3 के 9, दोनों साइड में गुणा होगा। ये मत सोचिएगा कि y को बराबर करना है, बस 3 की y 3 के यहाँ लिख दे, बस काम खत्म। पूरा में गुणा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? केवल y में ही नहीं, पूरा समीकरण दोनों तरफ जितना है सब में गुणा होगा। अब दूसरा वाला को इसी तरह लिख देंगे, पहला में गुणा कर दिए, दूसरा को इसी तरह लिखेंगे, तथा x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इसको उतार दिए। अब y का मान बराबर हो गया, और पहले ही बताया कि गणित में काटने का तरीका ये है कि मान बराबर हो और चिन्ह अलग अलग हो। तो चिन्ह अलग अलग है, मान बराबर है, तो समीकरण में इस तरह का अगर हो कि बिना चिन्ह बदले हुए कट जाते हैं तो लिखा जाता है कि जोड़ने पर। समीकरण को हल करते समय क्या लिखा जाता है? जोड़ने पर। यही लिखेंगे आप, यही लिखा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि यही लिखें, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा इधर लिखें, क्योंकि उधर हल करना पड़े तो और कोई जगह नहीं बचेगी। इधर ही आप लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक इसी तरह से लिखेंगे कॉपी में तिरछा, जोड़ने पर। जोड़ने का मतलब कि चिन्ह नहीं बदलने जा रहे हैं, जैसे उसी तरह हल करने जा रहे हैं। तो जोड़िए, तो ऋण 3y या धन 3y कट गए, जोड़ने का मतलब ये 0 हो जाएंगे, काट देते हैं। इसी तरह से काटेंगे भी आप रेखा खींच करके। अब इसको जोड़िए,
तो 6 और 1 7, बराबर के उधर का उधर जोड़िए, 9 और 2 11, इसलिए x बराबर 11/7, x का मान निकल गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। किसी में आप रख सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि इसमें आसानी से हम मान रख कर हल कर सकते हैं, उसमें रख लीजिए। किस में रखें बताइए, 1 में रखें कि 2 में रखें? चलिए लिखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण को पहले उतार लीजिए। अब इसमें x का मान रखिए, 2 गुणते, बीच में कोई निशान नहीं है, गुणे का निशान, 2 गुणते x के जगह पर 11/7 माइनस y = 3। 11 दूना 22/7, 3 को इधर ले आ रहे हैं और y को उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, चिन्ह बदल जाएगा, 3 इधर आएगा, इसका भी बदल जाएगा। बराबर के इधर या उधर करने पर चिन्ह बदलता है, पक्षांतर पढ़े हैं ना। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 7, यहाँ हो गया 22 माइनस 7 के 21 = y, 22 में से 21 निकल जाएगा, 1/7 = y। x और y दोनों का मान निकल गया। अब दोनों के मान को इसलिए का चिन्ह देकर यहाँ अलग से लिखेंगे, x = 11/7 तथा y = 1/7। मझोला कोष्ठ में ऐसे बंद कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आंसर। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल को नोट कीजिए तो फिर आगे चलें।